Hello everyone, welcome back to the solutions for the ISI PGD based sample paper. We're at question 13, and just for your reference, this is question number 38 in the entire question paper because the quant section starts from question number 25 onwards. So question 13 में आपको तीन सेट दिए हुए हैं और दो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है. आपको इसमें से ट्रू और फॉल्स तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है. तो इस क्वेश्चन को जब मैं समझाऊंगा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और अगर एक बार में समझ नहीं आया तो ज़रूर रिवाइंड करके इसको प्ले कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. बिकॉज एग्जाम्पल से नहीं, हम लोग लॉजिकली इसको समझेंगे कि यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहे हैं. राइट. सो लेट पी क्यू आर बी एनी थ्री सेट्स. ठीक है. तो पहले वाला स्टेटमेंट देखते हैं. स्टेटमेंट वन में देखिए क्या लिखा हुआ है. स्टेटमेंट वन में आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है एल एच एस. देखते हैं स्टेटमेंट वन का एल एच एस. स्टेटमेंट वन का एल एच एस है पी माइनस क्यू माइनस आर. अब ये माइनस सेट डिफरेंस है. ठीक है, ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं है, सेट डिफरेंस है. तो होपफुली आप सब लोगों को सेट डिफरेंस करना आता है और इसका मीनिंग भी पता है. सेट डिफरेंस का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो इस केस में Q माइनस आर का मतलब होगा ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ Q में है और R में नहीं है. ओके, एलिमेंट्स इन Q दैट आर नॉट इन R. बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दो बार हो रहा है. राइट. तो लेफ्ट साइड में जब हमारे पास P सेट डिफरेंस Q माइनस आर, आप लोगों को मैंने बता दिया है कि सेट डिफरेंस है, तो मैं इसको पढ़ते टाइम माइनस ही पढ़ूंगा बिकॉज बार बार सेट डिफरेंस बोलने से फालतू में वीडियो लंबा हो जाएगा. राइट. सो P माइनस क्यू माइनस आर, इसका मतलब है एलिमेंट्स इन P दैट आर नॉट इन Q माइनस आर. ठीक है, एलिमेंट्स इन P दैट आर नॉट इन Q माइनस आर. ये कौन से एलिमेंट्स होंगे? दीज इंक्लूड एलिमेंट्स इन P दैट आर नॉट इन Q और आर बोथ इन Q एंड R. ठीक है, मतलब P में होंगे और Q में नहीं होंगे, या फिर दोनों Q एंड R में होंगे. ठीक है. आप इस स्टेटमेंट को अगर खोल के वेन डायग्राम से समझ लें तो ये आपके लिए एक अच्छा एक्सरसाइज होगा. यू कैन ट्राई दैट. आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट. Q माइनस आर का मतलब है एलिमेंट्स दैट आर इन Q बट नॉट इन R. P माइनस Q माइनस आर का मतलब होगा एलिमेंट्स दैट आर इन P नॉट इन Q और इन बोथ Q एंड R. ठीक है, आप इसका जो यूनियन इंटरसेक्शन वाला डेफिनेशन है उसको या फिर वेन डायग्राम से इस चीज़ को समझ सकते हैं. ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया. अच्छा, आर एच एस क्या दिया हुआ है यहाँ पे? आर एच एस में है P माइनस क्यू यूनियन R. P माइनस क्यू यूनियन R. अच्छा, इसका मीनिंग जो मैंने आपको बता दिया उसको डिक्टेशन फॉर्मेट में ना रख के हम लोग इसको लिख ही लेते हैं. सो यहाँ पे क्या होगा? एलिमेंट्स इन P नॉट इन Q और इन बोथ Q एंड R. ये इसका मीनिंग हुआ. ठीक है. नॉट का मतलब सेट के टर्म्स में कॉम्प्लीमेंट होता है. एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है और का मतलब यूनियन होता है. ठीक है. P माइनस क्यू यूनियन R, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एलिमेंट्स इन P दैट आर नॉट इन Q और एनीथिंग इन R. राइट. एलिमेंट्स इन P नॉट इन Q और एलिमेंट्स इन R. ठीक है. इसको मैं आपको सेट के लैंग्वेज में ना समझा के आपको प्लेन इंग्लिश में समझा रहा हूँ बिकॉज कभी कभी सेट थ्योरी को अगर हमने यूनियन और इंटरसेक्शन में खोल के लिखना शुरू कर दिया तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है. तो सबके लिए बेहतर होगा कि मैं इसको प्लेन इंग्लिश में समझा दूँ, आप सब लोग अच्छे से समझ जाएंगे. ऑलराइट, ऑप्शन टू चेक करते हैं. ऑप्शन टू में क्या है? सॉरी, थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल हो गया. ऑप्शन टू में है P माइनस क्यू इंटरसेक्शन R. एल एच एस देखते हैं. P माइनस क्यू, सॉरी, यूनियन R. P माइनस क्यू यूनियन R है. राइट. तो ये क्या होगा? P माइनस क्यू यूनियन R, इसका मतलब एलिमेंट्स इन P दैट आर नॉट इन Q और R. राइट. आर एच एस देखते हैं. आर एच एस में लिखा हुआ है P माइनस क्यू माइनस आर. अब P माइनस क्यू माइनस आर का मतलब क्या है?
इसका मतलब एलिमेंट्स इन P that are not in Q and also not in R. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ के क्या लग रहा है आप लोगों को? ये दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ के आपको लग रहा है कि ये दोनों चीज़ सेम ही है, राइट? थोड़ा सा एंड और का फर्क है वहाँ पे लास्ट में, नॉट इन क्यू और आर, और नॉट इन क्यू एंड ऑल्सो नॉट इन आर। ऑल्दो दोनों अलग भाषा में लिखा गया हुआ है बट ओवरऑल मीनिंग सेम ही आता है। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें सेम है। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन टू ट्रू है। ऑप्शन टू ट्रू है मतलब ये वाला मार्क नहीं करेंगे, राइट? बी मार्क नहीं करेंगे। तो टू इज ऑलवेज करेक्ट। ए सी और डी हो सकता है। अब वन का कंडीशन देखना पड़ेगा। वन का कंडीशन देखिए, एलिमेंट्स इन पी नॉट इन क्यू और इन बोथ ऑफ आर, एलिमेंट्स ऑफ क्यू, एलिमेंट्स ऑफ पी नॉट इन क्यू। यहां तक देखिए स्टेटमेंट सेम है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है। यहाँ पे क्यू एन आर है, यहाँ पे सिर्फ आर है। अच्छा, अगर यहाँ पे क्यू एन आर है और सिर्फ आर है तो यहाँ पे दीज आर इक्वल कब होगा? ये इक्वल तभी होगा जब आर पी में बिलोंग करेगा। अगर आर पी में बिलोंग कर जाता है तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन है बोथ क्यू एंड आर, तो देखिए ये नॉट इन क्यू वाला पार्ट तो रह जाएगा अलग से, बिकॉज वो क्यू में तो है नहीं। ठीक है, नॉट इन क्यू मतलब वो क्यू में नहीं होगा। अगर आर पी में है तो ये जो एलिमेंट्स बाकी रहेंगे वो सारे उसमें आ जाएंगे पी के अंदर, राइट? सो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन डी मार्क करना है, राइट? पी बिलोंग्स टू आर नहीं होगा बिकॉज सारे एलिमेंट्स हम लोग पी में ही देख रहे हैं। पी को आर में नहीं देखना है, आर के एलिमेंट्स को देखना है। आर के एलिमेंट्स को अगर हमने पी में ठेल दिया तो देखिए ऑप्शन वन के जो दो इंटरप्रिटेशंस मैंने लिखे हैं दोज विल बी इक्वल, बिकॉज क्यू वाला तो साइड हो गया, नॉट इन क्यू है। तो इन बोथ क्यू एंड आर नहीं हो पाएगा, और सिर्फ एलिमेंट्स इन आर कैसे होगा? बोथ क्यू एंड आर होना मुश्किल है बिकॉज क्यू में तो नहीं है। तो एक साथ या तो क्यू एंड आर में होना पड़ेगा या तो सिर्फ आर में होना पड़ेगा। तो आर ही अगर पी में चला जाए तो वो एलिमेंट्स हमेशा ही आर में रह जाएंगे और क्यू में नहीं होंगे। तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जहाँ पे ऑप्शन टू को करेक्ट बताया गया हुआ है और हमेशा आर बिलोंग्स टू पी होगा तभी ऑप्शन वन करेक्ट होगा। ठीक है, सो होपफुली ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता था बिकॉज एक भी केस अगर मिस हो जाता तो इसका लॉजिकल कंक्लूजन आप लोग नहीं ला पाते। तो डिफ़िकल्ट सम था, और एग्ज़ाम में अगर आपको ये पहले राउंड में, मतलब जब आप एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग पहले एक बार सारे क्वेश्चंस देखेंगे, एक बार इनिशियल ट्राई करेंगे। अगर इनिशियल ट्राई में हो गया देन वेल एंड गुड, अगर इनिशियल ट्राई में नहीं हुआ तो चेक करते टाइम आप दोबारा वापस आके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे लास्ट में जो टाइम बचा है उसमें। और उसमें भी अगर नहीं हुआ तो इस पे अड़े मत रहिएगा, इसको छोड़ के आगे बढ़िए, बिकॉज कुछ सम्स आपको ऐसे दिए होते हैं जो बहुत टाइम वेस्ट कराते हैं, और अगर आप इस पे टाइम वेस्ट करेंगे तो बाकी 50 सम्स में आपको टाइम कम मिलेगा। हाँ, अगर आपके बाकी 49 श्योर हैं, हो चुके हैं, आप इसी पे अटके हैं तो आप एग्जाम में जितना टाइम बचा सकते हैं उसमें से इसको ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपको आगे क्वेश्चंस और करने हैं देन आई वुड सजेस्ट आप इसमें ज़्यादा टाइम ना बिताएं। इफ़ इट गेट्स डन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट गुड, इफ़ नॉट मूव ऑन, try question 14 or the next one. All right, so with that being said, if you need any help in revising set theory, और आपको अगर कोई भी रिविजन क्लासेस, मॉक टेस्ट टेस्टर कुछ भी चाहिए इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, देन डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट द नंबर्स गिवन इन द बैनर। आप व्हाट्सएप डाल सकते हैं, आप ईमेल डाल सकते हैं, और टीम विल गेट इन टच विद यू। अगर आपको कोई भी और मैथमेटिकल हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर हमारे साथ संपर्क कीजिए, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आपको इस वीडियो पे कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट, सजेशन, फीडबैक कुछ भी देना है तो ज़रूर यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ करें। इसके डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को एग्ज़ाम के सारे डिटेल्स और हमारे इंस्टीट्यूट के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। डू गेट इन टच, कोई भी असुविधा होगा वी विल ट्राई टू हेल्प यू। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। बाय, टेक केयर।